नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों का ओपिनियन पोल और फाइनल ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं, आंकड़े लगातार आपके सामने हैं। सभी 5 राज्यों का नंबर आ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता की अदला बदली होती नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी सत्ता की बाजी मारती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम सत्ताधारी पार्टियां एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई, मतलब अपनी सरकार बचाती हुई नजर आ रही हैं। कमोबेश पूरी तस्वीर अब साफ हो गई। तो 5 राज्यों का फाइनल नंबर क्या है, एक बार लेकर चलती हूं आपको डेटा सेंटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शीरीन इस वक्त मौजूद हैं। जो फाइनल नंबर आए हैं उसी को जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल, और जल्दी से एक बार फिर से वो तस्वीर हम रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने, क्योंकि ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि आखिर कहां दिखाई दे रही है किसी हर एक राज्य की जो तस्वीर है वो। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये आंकड़े आपके सामने 230 सीटें और 118 से 130 सीटें जो हैं वो यहां पर जाती हुई दिख रही है कांग्रेस को। बीजेपी की बात करें तो 99 सीटों से लेकर 111 सीटें तक मिल सकती हैं बीजेपी को, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। 200 सीटें इस राजस्थान में आती हैं विधानसभा की। 114 से 124 का जो आंकड़ा है, यानी ये सीटें बीजेपी के पास जाती हैं। 67 से 77 तक की जो सीटें हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है, और 200 में से 5 से 13 का आंकड़ा जो है सीटों का वो जाता हुआ दिख रहा है अन्य के खाते में। तो 114 से 124 यहां बीजेपी। और अब यहां पर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या है। छत्तीसगढ़ 90 सीटें हैं और 45 से 51 पर कांग्रेस यहां दिखाई दे रही है। 36 से 42 का जो नंबर है वो बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है, और 2 से 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल, 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको तेलंगाना की भी तस्वीर बता दूं। तेलंगाना का ये फाइनल ओपिनियन पोल, किसके खाते में कितनी सीट जा सकती है, ये देखिए आप मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। ये नंबर्स आपके सामने 43 से 55 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं। बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। 49 से 61 सीटें जो है वो बीआरएस, और 4 से 10 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये पूरी तेलंगाना की तस्वीर 119 सीटों में से किसके खाते में कितनी जा सकती है, फाइनल ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। कांग्रेस जो 43 से 55 और बीआरएस 49 से 61 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये उसके पक्ष में, उसकी पार्टी में जा सकती हैं। ये फिलहाल तस्वीर अब तेलंगाना की है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किस राज्य में क्या होता हुआ, कहां बदलाव कहां नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए अब आपको जल्दी से मिजोरम की भी तस्वीर दिखा देते हैं। मिजोरम 40 सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट का इलाका। 17 से 21 सीटें एमएनएफ के पास, 6 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, और 10 से जो 14 सीटों का आंकड़ा है वो ये आप देख रहे हैं जेडपीएम के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में। लेकिन 17 से 21 यानी एमएनएफ को मिलती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीटें बढ़त बनाते हुए एमएनएफ मिजोरम में 40 सीटों में से 17 से 21 सीटें उसके पास, और कांग्रेस के पास 6 से 10 सीटें जाती दिखाई दे रही। तो ये 5 राज्यों का पूरा लेखा जोखा जल्दी से हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मेरी सहयोगी रोमाना के पास। शुक्रिया शीरीन इस रिकैप के लिए। जल्दी से हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप जी, ये 23 का आखिरी टेस्ट, 24 की क्या है संकेत इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे 24 का कोई संकेत मिलता है। देखिए विधानसभा चुनाव हैं, उनमें मुद्दे अलग होते हैं, इश्यूज के साथ साथ जो है लीडरशिप अलग होती है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव का समय आता है इश्यूज बदल जाते हैं, लीडरशिप बदल जाती है, और फोकस नेशनल लीडर्स पर, नेशनल इश्यूज पर हो जाता है। तो इसलिए जो है विधानसभा चुनाव के, और हम अगर पिछले चुनाव सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनाव से फर्क है तस्वीर। इस बार बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में जहां जहां चुनाव मैदान में, और आगे चेहरा किसी स्थानीय नेता का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। खैर अभय जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? ये मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूं कि लोकसभा का चुनाव के ऊपर की संभावनाओं के ऊपर विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ा हुआ है जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। मैं अपने सब साथियों के सामने वो सवाल रख रहा हूं कि क्या 2019 की तरह ही 2024 में होगा?
यानी 2019 में विधानसभा के नतीजे जो भी हों, उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ही 2024 में दोबारा जीतेगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हम लोगों को गौर करना चाहिए कि क्या ये सेमीफाइनल या फाइनल, सेमीफाइनल है तो सेमीफाइनल है तो फाइनल कुछ और भी हो सकता है। यह सब पहले से ही तय है। 19 में हुआ था, मतलब इस बार 23 में जो भी हो, 24 क्या उसी तरीके से 19 की तरह रिपीट होगा, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान आप देख रहे हैं, सिसिरो के डायरेक्टर हैं धनंजय जोशी, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। धनंजय, ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, और अगर नेशनल पार्टीज की मैं बात करूं, कांग्रेस और बीजेपी, तो स्कोर कमोबेश वही है, 2-1। 2 राज्य कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं, 1 राज्य बीजेपी के खाते में। हाँ, फर्क ये जरूर हो रहा है कि अदला बदली हो रही है। 29 लोकसभा सीटों वाला बड़ा राज्य, इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश, वो कांग्रेस की झोली में जा रहा है, और राजस्थान बीजेपी के पास आ रहा है। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जो कि 90 के दशक में सबसे पहले बीजेपी के पास गए थे, और ये बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात खास करके। तो अगर हम पिछली बार भी देखें, कांग्रेस ने सरकार बनाई इन दोनों प्रदेशों में। राजस्थान में बिल्कुल शून्य था कांग्रेस का लोकसभा में, और मध्य प्रदेश में 1 सीट आई। उसी प्रकार से जो है अब की बारी क्या होगा हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे अभय जी कह रहे हैं कि हमें देखना होगा कि क्या ये पिछली बार का रिपीट होगा, या फिर अब की बार जिस तरह केंद्र मंत्री लड़ रहे हैं इन प्रदेशों के अंदर, जिस तरह से बीजेपी पूरी के पूरा, आपने कहा कि जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंडर लड़ रही है, क्या नतीजा पिछली बार जैसा होगा, या अब की बार की विधानसभा हार के अंदर एक ट्रेंड है, एक छुपा हुआ ट्रेंड है, ये सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इस बार ये जो राज्य हैं जहां चुनाव मैदान में ये पार्टियां उतरी हैं, बीजेपी की तरफ से रणनीति बिल्कुल फर्क है। दिग्गजों पर दाव यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, और अगर बावजूद इसके स्कोर बीजेपी का वही 1 रहता है तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएंगे। इस बीच क्योंकि एबीपी न्यूज पर आप जानते हैं, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, चुनाव की खबरें मतलब एबीपी न्यूज, और ऐसे में हमारा जो सी वोटर है उसके साथ लगातार ट्रैकर जो चलता है, जो चुनावी मूड और मिजाज जनता का लगातार ट्रैक करता है, उसी की नब्ज टटोलने के लिए और समझने के लिए कि पिछले 1 महीने से लेकर अगर देखा जाए तो आज जब फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने आया है तो किस तरीके से जनता का मूड बदलता हुआ आंकड़ों में नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना, ये बताएगा कि आखिर किस तरीके से जनता का मूड बदला है और कैसे। आइए आपको कुछ आंकड़े यहां पर जल्दी से दिखा देते हैं। ये कंपैरिजन बहुत कुछ क्लियर करेगा कि जनता किस तरीके से उसका जो मूड है वो बदला है इन तारीखों में। जो आपको नजर आएगा वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश का सबसे पहले आपको आंकड़ा दिखाते हैं। 230 सीटें, ये देखिए, ये 27 जून बीजेपी को 106 से 118 सीटें मिल रही थी, फिर 9 अक्टूबर को जब हमने सर्वे किया तो उसमें 104 से 116 हो गई, और ये आज का 99 से 111 सीटें। अब कांग्रेस का देखिए, 27 जून का आंकड़ा है 108 से 120 का, जो 9 अक्टूबर को बदलकर हो गया 113 से 125, और आज आप आंकड़े देखिए 118 से 130 तक दिखाई दे रही हैं सीटें। अन्य के खाते में 0 से 8 जा रही थी 27 जून, फिर 9 अक्टूबर को यह तस्वीर बदलकर 0 से 5 हुई, और अब 0 से 2 का आंकड़ा आज की तारीख में। तो साफ बदलाव समझा जा सकता है 27 जून, 9 अक्टूबर और आज के जो ये मौजूदा और ताजा आंकड़े हैं। रोमाना, ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको समझ में आता है, और समझते हैं जरा सर, यहां जो ट्रेंड सामने निकल कर आ रहा है, साफ तौर पर बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ प्रदीप जी नजर आ रहा है। 27 जून के बाद 9 अक्टूबर और आज 99 से 111 पर आ गई है पार्टी, और कांग्रेस का एक अपवर्ड ट्रेंड है। तो मतलब 17 नवंबर को वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में, फिर तो ये मामला और आगे बढ़ सकता है। देखिए, जनरल ट्रेंड यही होता है कि जो आगे होता है वो और आगे निकल जाता है। जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिसको फ्लोटिंग वोटर भी कहते हैं, वो धीरे धीरे जब मन बनाता है, वो उसके मन में एक बात रहती है कि हमको अपना वोट बेकार नहीं करना। वो चुनावी हवा के साथ बहता चला जाता है। हाँ, हवा के साथ जो जीतता हुआ उसको दिखता है, उसके साथ जाना चाहता है। तो वो जो ये आपको ये ट्रेंड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जब एक बार प्रक्रिया शुरू होती है फ्लोटिंग वोटर के डिसाइड करने की। जी सर, वो सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल से वो इस पॉइंट को बेहतर तरीके से बता पाएंगे जिसका जिक्र प्रदीप जी कर रहे थे। खालिद भाई, कि सब जब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती है, वो जो ग्राफ होता है या जो फ्लो चल रहा होता है वो और जोर पकड़ने लगता है। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखूंगा प्रदीप जी की कि जो पार्टी जो हम देख रहे हैं कि लगातार जिसका अपवर्ड ट्रेंड है, जैसे जैसे इलेक्शंस और नज़दीक आएंगे तो अनडिसाइडेड वोटर ज़्यादातर उन्हीं के फेवर में जाने का वो रहता है। ये हमने पिछले और इलेक्शंस में भी देखा है,
और यहाँ पे हम लगातार ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि जब से हमने ट्रैक करना शुरू किया, आपने तो इनफैक्ट जो है 3 ओपिनियन पोल्स दिखाए, हम डेली बेसिस पे जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है दिन ब दिन अपनी पोजीशन जो है वहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई जा रही है और मतलब वो ज़्यादा मतलब स्ट्रांग पोजीशन में आ रही है कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करने के, और यही होता हुआ दिख रहा है। और ये हम अगर खालिद भाई, मैं देखेंगे, आपको रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी खुद मौजूद हैं और जरा यशवंत जी से समझते हैं। ये अभी हम दिखा रहे थे ट्रैकर जो हमने जून के महीने में, अक्टूबर के महीने में और फिर आज तो फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाया है, उसमें वो लगातार नजर आ रहा है कैसे कांग्रेस का ग्राफ मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, बावजूद इसके कि बीजेपी की तरफ से दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारकर पूरा जोर लगा दिया गया है। सबसे बड़ा फैक्टर आपकी नजर में यशवंत? मेरे ख्याल से बीजेपी ने ताकत लगाई सबसे ज्यादा और सारे दिग्गजों को उतारा। वो अपने आप में एक इशारा था कि जितना बीजेपी सोच रही थी उतनी अच्छी स्थिति उनकी मध्य प्रदेश में या बाकी जगहों पे जहां पे उनकी दिक्कतें थी वहां हो नहीं पा रही थी। दरअसल उनको जो नेतृत्व का जो उनका इशू था उसमें वो कैच 22 सिचुएशन में फंस गए, जिसमें ना तो वो पूरी तरह ताकत सारी लगा करके शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़े हो पाए, जो कि आइडियली उनको शायद करना चाहिए था अगर इतना ही लेट हो गया था, या फिर अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात थी तो बहुत पहले ही करना चाहिए था। क्योंकि देखिए हमारे ट्रैकर में रोमाना हमने बार बार इस बात को बोला कि एंटी इनकम्बेंसी ब्लैक एंड व्हाइट में जैसे दिख रही है वैसी मध्य प्रदेश के केस में है नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी कोई नीचे नहीं जा रही है, कोई बीजेपी के वोट बहुत ज्यादा कोई गिर रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फैटीग फैक्टर जरूर है 20 साल की सत्ता में रहने का, लेकिन नाराजगी का फैक्टर नहीं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि साहब फैटीग फैक्टर यहां पर नजर आता है, लेकिन एक अपवाद जो मुझे नजर आता है, अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके के सर्वे होते हैं अभय जी, तो जो सिटिंग सीएम होता है ना वो लोकप्रियता में बाकी तमाम लोगों से बाजी मारता हुआ नजर आता है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। यहां पर शिवराज सिंह चौहान पीछे हैं और कमलनाथ वो आगे हैं, सबसे आगे। मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ है। देखिए मुझे याद नहीं है, यशवंत जी को ज्यादा याद होगा कि पिछली बार जब सर्वे हुआ था तब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह को कितना प्रतिशत मिला था और उनको कितना प्रतिशत मिला था। मुझे तो इस बार भी लग रहा था कि शायद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद के तौर पर कमलनाथ से थोड़े आगे ही होंगे, लेकिन इसमें जब कमलनाथ को 42% का प्रतिशत मिला तो हाँ मैं हैरान हुआ। और देखिए और 35-40 बताना चाहती हूँ दर्शकों को उत्तराखंड के मामले में, और यशवंत जी भी बताएंगे, ऐसा होता था। पुष्कर सिंह धामी जो है वो लोकप्रियता के मामले में नीचे नजर आते थे और कांग्रेस के हरीश रावत जो है वो बाजी मारते हुए नजर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए अभय जी। मैं आप राजस्थान की तरफ देखिए तो राजस्थान में अशोक गहलोत आगे हैं दूसरे मुख्यमंत्री पसंद से, लेकिन उनकी पार्टी पिछड़ रही है, वो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है एक समीकरण, इस समीकरण को हर प्रदेश के लिहाज से हम लोगों को देखना होगा। उत्तराखंड की परिस्थिति दूसरी थी, राजस्थान की दूसरी है और मध्य प्रदेश की दूसरी है। ठीक है धनंजय, एक महीने में एक बदलाव भी आया है। अभय जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने जो उठाई कि जब पिछला हमारा पोल आया था उसमें शिवराज सिंह चौहान आगे थे, कमलनाथ थोड़े से ही लेकिन उनसे पीछे थे। कमलनाथ का ग्राफ गिरा या बहुत बड़ा नहीं है, कमलनाथ अपनी जगह 40-42% पे स्टैटिक हैं। शिवराज जी का ग्राफ जो नीचे दिख रहा है दरअसल वो आधा दर्जन जो नेताओं की फौज भेजी गई केंद्र से चुनाव लड़ने के लिए और अपने अपने जिलों में उनको जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिया गया। अगर आप पूरी फहरिस्त देखेंगे तो ये तमाम सिकंदरों की फहरिस्त में आपको 1-1.5% के तमाम बीजेपी के नेता दिखेंगे जिन्होंने अपनी पार्टी के उनके सपोर्ट बेसिस में उनका नाम उनके जिलों में लिया मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो यशवंत अंडरलाइन कर रहे हैं कि साहब इतने सितारे इस वक्त आसमान में चमक रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि वो शिवराज सिंह चौहान अकेला सितारा बिल्कुल जमीन पर उतार दिए हैं कि वो अकेला सितारा जो है वो अपनी पहचान बना नहीं पा रहा है और इस चक्कर में कमलनाथ चमकते हुए नजर आ रहे हैं। खैर ये जो ओपिनियन पोल के आपने आंकड़े देखे हैं इसके विश्लेषण के लिए, जरा कुछ बारीक डिटेल्स के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। दिलचस्प बातें बताएंगी हमारी सहयोगी शीरीन डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। शीरीन,
बिल्कुल, तो हमने ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा तो सामने रख दिया। अब जल्दी से अपने दर्शकों को इसके मायने समझा देते हैं। देखिए, एमपी में साझा नेतृत्व का कोई असर दिखाई नहीं दिया, सिंधिया तोमर के गढ़ में जो है वो दिखाई नहीं दिया। एमपी में साझा नेतृत्व का बीजेपी को कोई भी जो फायदा होता वो नहीं दिखा। सिंधिया तोमर के गढ़ में कांग्रेस जीतती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देखिए, 3 केंद्रीय मंत्रियों के इलाके में बीजेपी को कोई भी फायदा नहीं मिला है। ओपिनियन पोल के मायने, जिस महाकौशल में बीजेपी ने 4 सांसद उतारे वहां नुकसान हुआ है। 6 में से मध्य प्रदेश के 4 रीजन में कांग्रेस को फायदा पहुंचता दिख रहा है। छठी बात यह कि राजस्थान में राज बदल रहा है, रिवाज नहीं। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में करप्शन का असर अभी होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। तेलंगाना में केसीआर ने महीने भर में वापसी कर ली है और इसके साथ ही मिजोरम में भी सत्ताधारी एमएनएफ ने वापसी की है। और ओपिनियन पोल की एक और बड़ी बात यह कि 3 राज्यों में सत्ताधारी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बातें पूरे ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई जो शिरीन आपको बता रही थी। मुझे लगता है एक बार फिर से जरा सा मध्य प्रदेश पर आते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सियासत की दिलचस्पी इस वजह से कि साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो चंबल ग्वालियर वाला रीजन जहां उनका जबरदस्त दबदबा, और ऐसे में 2020 में वो ऐसी बगावत करते हैं कि कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली जाती है, कमल खिल जाता है मध्य प्रदेश में। और वही चंबल रीजन इस वक्त तो ऐसा लग रहा है धनंजय जी, वही बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज मध्य प्रदेश में साबित हो रहा है। बिल्कुल, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उन कुछ कम नेताओं में से है जो कि पार्टी से ज़्यादा अपने बूते पे वोट लाते हैं। उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे काफ़ी सर्वेस के अंदर एविडेंस है। और बीजेपी की तरफ से एक तरीके से फ्री हैंड भी उनको दिया गया है। हाँ, जिसको चाह रहे हैं उसको टिकट दिलवा। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के दोनों जो है इक्वली पॉपुलर थे चीफ मिनिस्टर रेटिंग के अंदर। और चंबल ग्वालियर के रीजन के अंदर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान के टक्कर के नेता थे इन टर्म्स ऑफ सीएम रेटिंग। पर अगर आप आज देखें तो वो सारा का सारा समीकरण बदल गया है। और मेरे ख्याल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जो स्विच किया मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए वो उनको भारी पड़ा। क्योंकि अगर आपने जो बात कही ना अभी, इससे मुझे ध्यान आता है कि आज भी जो मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरे नंबर पर थे 11% लोगों की पसंद के तौर पर। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है वो जो शिवराज सिंह चौहान का ग्राफ जो है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। लेकिन जरा जल्दी से अब दर्शकों को एक बार फिर से शिरीन के पास लेकर चलेंगे, डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है और आगे बताएंगे शिरीन आपको किस तरीके से ये ओपिनियन पोल का ग्राफ लगातार तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। बिल्कुल रोमाना, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की बात की, अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं और इस ट्रैकर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से आंकड़ों में बदलाव देखा गया अलग अलग जो सर्वे हुए हैं। आपको बताते हैं, देखिए राजस्थान में ये देखिए आप 27 जुलाई 109 से 119 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही थी। उसके बाद 9 अक्टूबर को 127 से 137 पहुंच गया। फिर आज का जो ताजा आंकड़ा है वो 114 से 124 तक पहुंच गया है। कांग्रेस की बात करें तो 78 से 88 सीटें मिल रही थी 27 जुलाई। फिर 9 अक्टूबर के सर्वे में ये 59 से 69 हो गई और उसके बाद 67 से 77 आज के इस ओपिनियन पोल में जाती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से अन्य के खाते में 1 से 5 सीट 27 जुलाई के सर्वे में, 9 अक्टूबर को यह तस्वीर बदलती है, 2 से 6 सीट हो जाती है और 5 से 13 सीट आज इस ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आई है। तो कुछ इस तरीके से देखिए 27 जुलाई फिर 9 अक्टूबर और आज के ये मौजूदा आंकड़े। रोमाना, बिल्कुल, यहां बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा देखना, क्योंकि देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जब शुरुआत की जाती है, वो पहला जो ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया था जून के महीने में, और उसके बाद अक्टूबर महीने में जो आंकड़ा आपको दिखाया था उसमें जबरदस्त इजाफा बीजेपी को होता हुआ नजर आया था। मतलब 127 से 137 सीटें जो भी आप आंकड़े में दिख रहे थे। लेकिन आज का फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा जिसमें बीजेपी का ग्राफ थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, सीधे यशवंत देशमुख के पास आपको लेकर चलेंगे। इसकी वजह यशवंत आप क्या देख रहे हैं? वसुंधरा राजे का चेहरा आगे नहीं है, बीजेपी की तरफ से जो टिकट बांटे गए हैं उसके बाद बगावत बहुत ज्यादा है और गुट में बटी हुई बीजेपी, क्या ये नुकसान पहुंचा रहा है बीजेपी को राजस्थान में? मुझे लगता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी अंतर है, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखें तो जिस समय तक वसुंधरा राजे का नाम दिया नहीं गया था तब भी एक अंदाजा या उम्मीद थी उनके समर्थकों को कि शायद नाम दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल केवल टिकट ही देने की बात हो रही है, नाम तो डिक्लेयर होने की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और जैसा कि मध्य प्रदेश के केस में देखा कि आधा दर्जन लोग अगर मध्य प्रदेश में भेजे गए तो उतने ही बड़े सितारे राजस्थान में भी भेजे गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक का अपना अपना इम्पैक्ट और वो एरिया जरूर है, लेकिन उस पूरे केस में मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा एक भरपाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की है पिछले कुछ समय में अपने नुकसान की,
बीजेपी को जितनी ज्यादा लीड लेनी चाहिए थी आइडियली, अगर वो लेती हुई अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्लियर कट चेहरे का न होना मेरे हिसाब से है। अगर एक अदद चेहरे के साथ में बीजेपी क्लियर कट एग्रेसिव तरीके से उतर गई होती तो शायद और भी ज्यादा डिसाइसिव मैंडेट की ओर वो बढ़ रही। और मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ, देखिए अभी करीब 20 दिन है वोटिंग में, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। और वो ढूंढार रीजन जो आपने कहा ना कि साहब बीजेपी ने दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, तो जो 7 सांसद उतारे अभी तक, उनमें से 5 जो हैं वो इसी ढूंढार रीजन में। और यहां बीजेपी ने जोर इस चक्कर में लगाया कि साहब सचिन पायलट वाले दबदबे का इलाका है, गुर्जर यहां पर पिछली बार बढ़ चढ़कर उन्होंने सचिन पायलट कहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस चक्कर में वोट दिया, तो कहीं ना कहीं भुनाया जाए। लेकिन ये ढूंढार रीजन, और यहां पर 2018 के मुकाबले कांग्रेस अभी भी बेहतर करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी उस रूप में फायदा लेती हुई नजर नहीं आ रही, और 20 दिन का वक्त अभी भी बाकी है। मैं तो शुरू से तीनों राज्यों के बारे में कह रहा हूँ, बीजेपी लीडरशिप की स्थिति, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, ना खुदा ही मिला ना हाँ बिल्कुल तय ही नहीं कर पाए कि बना के रखना है तीनों को या हटा देना है। अगर हटाना है तो विकल्प कौन होगा। अगर आप 5 साल में ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अनिर्णय की जो आपकी स्थिति है वो चिंताजनक है। तो एक फैसला कीजिए, या तो ये तीनों लीडरशिप आप मानिए कि अभी नियर फ्यूचर में हमारे लीडर हैं, या मान लीजिए कि इनका समय हो गया, अब इनको रिटायर करने का समय है, नुकसान होता है हो जाए, हम नई लीडरशिप डेवलप करेंगे। जैसे हमने कर्नाटक में की, जैसे हमने गुजरात में की। और जो बात आप कह रहे हैं ना, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मेरी यशवंत देशमुख से जब बात हो रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से वो इसी टाइमिंग को लेकर बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो बात रखनी चाहिए यशवंत जी आपको यहाँ पर भी। देख, टाइमिंग के ऊपर मेरा यही कहना था कि जब कर्नाटक में हमने देखा कि उन्होंने येदियुरप्पा जैसे नेता को भी कोने किया, सही काफी पहले कोने किया। बहुत सारे लोग भले ये कहते हो कि वो कर्नाटक के चुनाव में हार का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक निर्णय लिया, उसका उनको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ये हम सभी देख रहे हैं, जो भी राजनीति को समझते हैं कर्नाटक की, वो अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को 5 साल बाद उसका लाभ होगा। यहाँ के केस में तो समझ में ही नहीं आया, खासतौर पे कि भाई आपको अगर नहीं इन 3 नेताओं को बढ़ाना था तो आप 5 साल पहले निर्णय लेते। जब 5 साल पहले तीनों ही जगहों पे हार हो गई थी, आप अल्टरनेटिव लीडरशिप दे सकते थे जी। नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में एक अल्टरनेटिव दोबारा सरकार बनी, तब भी आपने वही मौका दिया। और अभी मजे की बात यह है रोमाना कि हमारे आंकड़ों में एक बड़ी विचित्र स्थिति है, जबकि भाजपा ने कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं दिया, बिना नाम लिए भी वसुंधरा राजे 20 से 25% हमारे ट्रैकर में उनका नाम आ रहा है। बिना नाम लिए डॉक्टर रमन सिंह का 20 से 25% लगातार ट्रैकर में नाम आ रहा है। बिना नाम लिए मतलब बिना घोषित किए आज भी मामा आधा दर्जन जो बीजेपी के नेता हैं जो 1-1.5% पे घूम रहे हैं, उनके मुकाबले 37-38% पे अगर शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं, तो ये अपने आप में जनता के तो चुनाव के विश्लेषण के लिए जो बात यहाँ पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं, एक तरीके से गांठ बांट लीजिए आप ये बात। दरअसल चेहरों के चक्कर में बीजेपी इन चुनावी राज्यों में कुछ फंसती हुई, कुछ पिछड़ती हुई, कुछ मात खाती हुई नजर आ रही है। हिंदी हार्टलैंड के ये 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर आपने देखा किस तरीके से सत्ता बदलती हुई नजर आ रही है। अब बारी छत्तीसगढ़ की, जहां पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है 20 सीटों पर, जिसके लिए प्रचार कल शाम में थम जाएगा। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो सी वोटर का हमारा ट्रैकर है, जो अलग अलग समय पर एबीपी न्यूज पर हमने जनता का मूड और मिजाज आप तक पहुंचाया है, जरा उसी को समझते हैं। शीरीन डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल रोमाना, तो छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर अब जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े कैसे बदले, किस तरीके का जो फेरबदल है वो देखने को मिला। छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल तो हमने दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं। देखिए 20 अगस्त के सर्वे में 35 से 41 सीटें बीजेपी को जाती दिख रही थी। 39 से 45 सीटें जो हैं वो 9 अक्टूबर के सर्वे में बीजेपी के खाते में जाती दिख रही थी, और आज का सर्वे 36 से 42 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। अब 20 अगस्त में ही कांग्रेस के पास क्या था, 48 से 54 सीटें कांग्रेस को मिल रही थी। 9 अक्टूबर के सर्वे में 45 से 51 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही थी, और आज का आंकड़ा जिसमें 45 से 51 सीटें, यानी कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। अब अन्य की स्थिति देखें तो 20 अगस्त को 0 से 3, 9 अक्टूबर को 0 से 2, और आज के आंकड़े में 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। तो ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ का, और ये ट्रैकर जो बता रहा है कि क्या फेरबदल हुआ तब से लेकर अब तक। रोमाना,
ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण वो घटना भी होती है जो कल छत्तीसगढ़ में घटी है। और वो हुआ क्या है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन पर महादेव बेटिंग ऐप, इस पूरे मामले में वो घोटाले का आरोप ईडी की तरफ से लगा और उसको लेकर राजनीति किस रूप में गरमाई है, जरा पहले ये देख लीजिए आप। यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील करना। तो ये सुना आपने किस तरीके का सियासी आर पार छिड़ गया है। प्रदीप जी को मुझे लगता है आना चाहिए। सर, आपका अनुभव क्या कहता है इस तरीके से चुनाव के बीच में, अगर कोई इतना बड़ा मुद्दा आता है जिसको लेकर पूरी तरीके से घेराबंदी सीधे मुख्यमंत्री की हो रही हो, तो क्या उसका असर पड़ेगा? देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों पर लोग चौंकते नहीं हैं। अच्छा, उस तरह का जो है, जो शॉक रिएक्शन होता था पहले, उस तरह का होता नहीं है। मानकर चलते हैं कि सत्ता में है तो भ्रष्टाचार कर ही रहे होंगे, और चुनाव के समय अगर एजेंसियां इस तरह का काम करती हैं तो कई बार उसका उल्टा असर भी हो जाता है। तो इसलिए जो है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई चुनाव के नतीजे पर कोई विशेष असर पड़ने वाला है। ठीक है, बीजेपी के वर्कर्स के लिए एक टॉकिंग पॉइंट मिल गया जी। उससे ज्यादा मुझे इसका कोई असर दिखाई नहीं। ये मुझे लगता है जरा सा यशवंत जी के पास चलना चाहिए और उनसे समझ लीजिए, क्योंकि यशवंत जी, हमारा ये जो सर्वे है सी वोटर का, ये 3 नवंबर तक का सर्वे है, और ऐसे में अचानक से रात में ऐसा मुद्दा आता है जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आक्रामक अंदाज में निशाने पर सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेते हैं। भ्रष्टाचार का ये मुद्दा है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कैसे विपक्ष के नेता लगातार केंद्रीय एजेंसी के निशाने पर हैं। आपका अनुभव क्या कहता है सर? अब जबकि बिल्कुल चुनाव नजदीक है, वोटिंग की तारीख आने वाली है, असर हो सकता है इस मुद्दे का, और अगर हाँ तो कितना? देखिए, इस तरीके के मुद्दे का असर तब होता है जनता जब आपसे पहले से नाराज बैठी हो और कोई नया खुलासा और साथ में आ जाए, जनता किसी बात पे चिढ़ी बैठी हो, तब और भी ज्यादा उसका असर होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के केस में हमने ये देखा है कि वहां के मुख्यमंत्री काफी अच्छे खासे पॉपुलर रहे हैं, लगातार ट्रैकर में पॉपुलर रहे हैं। बीजेपी की ओर से कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप वहां पे इमर्ज होकर के दी नहीं गई जो आक्रामकता के साथ में कोई वहां पर 5 साल लड़ाई किसी नेता ने लड़ी हो, ऐसा दिखा नहीं है। और जैसा प्रदीप जी ने ऐसे अभी बोला कि एक छवि खराब होगी किसी इस तरीके के आरोप या छापे से, या उससे, ये एक फैक्टर जरूर है, लेकिन जनता कई बार इसको उल्टा भी लेती। जनता ये भी समझती है कि ये पॉलिटिकल तरीके से ये छापे लगे हैं, या वो भी कई बार जनता के मन में ये भी आता है कि ये सब एक जैसे हैं, मतलब इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। वो एक पुरानी कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। कई बार आम जनता को नेता जो है अलग अलग दलों के, वो वैसे ही लगने लगते हैं। खैर, मुझे लगता है धनंजय जी को आना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, आप इस एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। जो है भ्रष्टाचार का एक तो जो है मुद्दा रहा नहीं इतना बड़ा जैसे प्रदीप जी कह रहे थे, बिकॉज वो एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। आज की डेट पे आप देखें तो केंद्र के अंदर सरकार आई जब, ये तब जो है यूपीए के खिलाफ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा के आए। आज सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे, तो एक वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो गया कि विपक्ष जो है वो आपके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएगा। दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि सबके बावजूद जो है, अगर आप सीएम रेटिंग देखें ओवर टाइम, तो सिटिंग सीएम जो है वो काफ़ी स्टेबल सिंगल मोस्ट पॉपुलर लीडर रहे हैं काफ़ी समय से। तो ये दोनों मुद्दों से जो है मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हुआ आपने यूपीए का याद दिलाया। दरअसल सवाल मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है सियासत में कि जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे होते हैं ना, वो कांग्रेस पर चस्पा हो जाते हैं। बीजेपी के मुकाबले वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर की अगर बात की जाए तो अभय जी, मतलब क्या माना जाए, बीजेपी के पास एक राज्य राजस्थान आ रहा है कांग्रेस के खाते में। सबसे बड़ा इन 5 राज्यों में जो राज्य चुनावी है, मध्य प्रदेश वो और छत्तीसगढ़ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस को एक नुकसान ऐतिहासिक रूप से हो चुका है भ्रष्टाचार के मुद्दे का 2014 में,
लेकिन अब भ्रष्टाचार के मुद्दे का इतना राजनीतिकरण हो गया है, इतना पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और ये बोफर्स के ज़माने से हो रहा है। हम लोगों की समझ में अब आया है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और उसको इस पॉलिटिसाइजेशन ने, इस राजनीतिकरण ने पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया है। इससे हम लोगों के लोकतंत्र को बहुत नुकसान हो रहा है, मेरा मानना ये है। जब तक ये इस मुद्दे पर जोर नहीं होगा और इसको रूट आउट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, खत्म करने, तब तक हमारा लोकतंत्र लगातार दूसरे लोकतंत्रों के मुकाबले पीछे ही रहेगा। तो कांग्रेस को एक नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। कांग्रेस अभी तक नुकसान उठा रही है, और अब मेरे ख्याल से ये जो बात की जाती है, बहुत ज्यादा मोदी जी इसको एक रणनीति के तौर पर ले रहे हैं। वो सारे विपक्ष को भ्रष्टाचारी उठाने के लिए आमादा हैं, और उसके लिए प्रमाण भी जुटा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का वेपनाइजेशन हो गया है, कानून का वेपनाइजेशन हो गया है, लेकिन उसका कोई ठोस असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा आया है धनंजय जी, क्योंकि राजस्थान को लेकर आप अपना एनालिसिस रखना चाहते थे, बाकी तमाम राज्यों से तो आप इत्तेफाक रखते हैं, पर राजस्थान को लेकर जो कुछ डिफर आप करना चाह रहे थे और यशवंत जी से पूछना चाह रहे थे जी। मेरा बस ये कहना था कि यशवंत, वोट शेयर के अंदर कैसा फर्क चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है सीटें बहुत कम थी कांग्रेस की, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वोट शेयर के अंदर कितना फर्क आपको ट्रैकर में दिख रहा है। वो तो आंकड़ा हमने दिखाया है, 44% बीजेपी और 42% कांग्रेस। तो ये तो जो है मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक तो पलट भी सकता है, इट्स टू क्लोज टू कॉल। 2% का एक तो अंतर है, लेकिन एक और जो सवाल हम लोग पूछते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, वो धनंजय एक सवाल यह है जिसमें हम पब्लिक परसेप्शन में विनेबिलिटी को पूछते हैं कि आप वोट चाहे किसी को दें, आपके हिसाब से चुनाव जीत कौन रहा है। तो राजस्थान के केस में वो गैप करीबन 10% का है, जो ऐसा लोगों का मानना कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। और वो परसेप्शन जैसा है कि जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उनके रीओरिएंटेशन में हमेशा हमने देखा है कि उसका असर पड़ता है। रोमाना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर और भी है, आपने अभी करप्शन की बात की, जब हमने मुद्दों की बात की तो आप बड़ा मजेदार ये फैक्टर है कि किसी भी राज्य में करप्शन बड़ा मुद्दा लोगों ने नहीं बोला है सिवाय एक राज्य के, और वो भी इसलिए कि मिजोरम में जो एक नई पार्टी है जो पिछले 5 साल में उभरी है, ZPM, वो आम आदमी पार्टी की तरह करप्शन के प्लान को सामने रख करके वहां पे प्रचार कर रही है, और वहां के अर्बन इलाकों में उसका अच्छा खासा एक ये युवा मतदाता जो 2013-15 के बीच में आपका जो एक फैक्टर आपको दिखा था, वो ZPM का थोड़ा फैक्टर वहां मिजोरम में दिख रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो करप्शन बोल रहा है। अदरवाइज ठीक है, यशवंत जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल तेलंगाना को लेकर है, क्योंकि बाकी हमने जितने राज्यों के ट्रैकर देखे हैं वह कमोबेश वही ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तेलंगाना के मामले में जो हमने पिछला ओपिनियन पोल दिखाया था उसके मुकाबले आज जो फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा है उसमें बिल्कुल अदला बदली हो गई है। मतलब पिछली बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बहुमत के करीब और दूसरे नंबर पर BRS, और आज बिल्कुल उसी तरीके से वो आंकड़ा बदल गया। जो पिछली बार BRS की स्थिति थी आज वो कांग्रेस की, और सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है BRS। इसके पीछे वजह 1 महीने में कैंडिडेट सिलेक्शन और कैंडिडेट्स का घोषित होना एक बहुत बड़ी वजह ये है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर समहाउ ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, जनता जिताने को तैयार बैठी हो और आप अपनी ओर से ये ना माने। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये लड़ाई सोच के उतरी कि हमें नंबर 2 की पार्टी बनना है, बीजेपी को वहां से हटा करके हम सीधे सत्ता में आ सकते हैं, इस चीज का कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा है। और BRS जो कि एक रिसोर्स रिच पार्टी है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट करना जानती है, मुझे लगता है कि शायद लास्ट के इस 1 महीने में जो एक निश्चित जीत शायद कांग्रेस को मिल सकती थी बड़ी, वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी के कारण वो कांग्रेस के हाथ से छिटक जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो। ठीक है सर, एक सवाल आपसे प्रदीप जी लेना चाह रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि ये जो 5 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें मुझे जो दिखाई देता है तेलंगाना ऐसा है जहां एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा है, और रूलिंग पार्टी को उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जो उसके प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस BJP जिसको भी माने, उनकी स्थिति खराब हो रही है। ये इस तरह का ट्रेंड आमतौर पर चुनाव में दिखाई देता नहीं है, तो तेलंगाना में ये ऐसी क्या विशेषता है? जी प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही बात को पकड़ा, क्योंकि तेलंगाना अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पे एंटी इनकम्बेंसी केवल सरकार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के भी खिलाफ है। अकेले वहां के राज्य के मुख्यमंत्री से लोगों की नाराजगी का आंकड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा कि
कोई रास्ता नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि ये सरकार जाए, ये मुख्यमंत्री जाए और अल्टरनेटिव इक्वेशन आए। मुझे लगता है कि शायद जो वहां का ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर कंटेस्ट का जो स्वरूप हो गया है, उस चक्कर में एंटी इनकम्बेंट वोट वो पूरे एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। प्रदीप जी, आप तो जानते हैं तेलंगाना की राजनीति की धुरी एंटी कांग्रेसिज्म पे थी, लेकिन 10 साल में वो धुरी एंटी बीआरएस या एंटी टीआरएस की धुरी हो गई है। और बीजेपी का उठना और बीजेपी का मेल्ट डाउन, इसके बीच में एक तरीके से कौन सही अल्टरनेटिव है, इसका एक द्वंद्व है। बीजेपी अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई। दूसरी बार बीजेपी तेलंगाना का राज्य एक तरह से आई हुई चीज को दोबारा हारने जा रही है। 98 के चुनाव में 98 में आपको याद है आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 20% वोट पोल किए थे और तेलंगाना में 32% के आसपास पोल किए थे, लेकिन उसके बाद में गंवा दिया। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है क्योंकि रोमाना, आपको याद है पिछले साल हमारे ट्रैकर में, एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में बीजेपी करीबन 27-28% पे ट्रेंड कर रही थी, पिछले साल की बात है। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद प्रदीप जी ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि बीजेपी ने वो स्टीम खो दिया और जनता के बीच में एक मैसेज सा चला गया कि बीआरएस और बीजेपी ये कुछ आपस में मिले जुले से हैं, राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में जो एक एंटी इनकम्बेंसी का सीधा लाभ बीजेपी को होना चाहिए था, वो तो नहीं ही हुआ। और इस पूरे कंफ्यूजन में कांग्रेस चूंकि उस चीज को लीड पोजीशन पे नहीं ले जा पा रही है, इस कंफ्यूजन का लाभ बीआरएस को मिलता हुआ दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, सबसे ज्यादा नाराजगी न केवल सरकार बल्कि इवन मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर किसी राज्य में है तो वो तेलंगाना में है। और बावजूद इसके बीआरएस जो है वो हैट्रिक लगाती हुई सत्ता की वो नजर आ रही है। मुझे लगता है जल्दी से एक अभय दुबे जी से रिएक्शन लेते हैं। सर, यहाँ पर हम तेलंगाना स्पेसिफिक बात कर रहे हैं और हम मतलब अभी जो एनालिसिस यहाँ पर यशवंत जी कर रहे थे कि कैसे बीजेपी के पास मौका था पर बीजेपी ने मौका गवा दिया, तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत श्रेय कांग्रेस को भी दिया जाएगा। वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसने मोमेंटम जो है वो बीजेपी जिस स्पेस को कैप्चर करना चाह रही थी तेलंगाना में, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दक्षिण भारत में, उसको दोबारा से गेन किया। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं और मेरा मानना है कि कांग्रेस लगभग एक मोरीबंद, एक मरणोन्मुख पार्टी थी। राहुल गांधी एक मरणोन्मुख नेता थे और भारत जोड़ो यात्रा से उनमें नए जीवन का संचार हुआ है। रिवाइव किस हद तक हुआ है, वो कहां तक जाएंगे, उसके कुल मिलाकर चुनावी फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि मुसलमानों के अंदर जो कांग्रेस की छवि लगातार गिर रही थी, जो मोहब्बत की दुकान वाला फिक्रा उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे सारे देश में मुसलमान वोटरों ने, मुझे लगता है, कांग्रेस को एक बार फिर हमदर्दी की निगाह से देखना शुरू किया है। और इससे उन क्षेत्रीय दलों में बड़ी खलबलाहट है जो समझने लगे थे कि उत्तर प्रदेश में भी सब जगह ऐसा हुआ वोट पर पूरी तरीके से उसका एक अधिकार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कांग्रेस अब एक मुस्लिम वोटर के लिए चैलेंजर के तौर पर उनके सामने खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस फाइनल ओपिनियन पोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।